नमस्कार साथियों। टीटी 2 की परीक्षा की तैयारी की ये तीसरी वीडियो है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पहला प्रश्न है साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक के विकास की कौन सी अवस्था मुख्य और अत्यधिक संवेदनशील होती है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है ये। उच्च प्राथमिक स्तर तो शैशव अवस्था, सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जरा सा एक मिनट साथियों, क्या किया आपका। हाँ, अब सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था पहले बताया गया है। तो शैशवावस्था जो होती है साथियों, ये कब होती है? शैशवावस्था जो होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक जन्म से, ठीक है, बर्थ से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। और प्राथमिक स्तर से बहुत पहले की अवस्था होती है। हमें ये ध्यान रखना है। उच्च प्राथमिक स्तर तो प्राथमिक स्तर से बहुत पहले की अवस्था होती है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी की प्रारंभिक बाल्यावस्था ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है साथियों, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, वो होती है आपकी 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 6 वर्ष तक। इसमें अमूमन बच्चा क्या होता है कि आंगनवाड़ी में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये भी जो है अ, उम, नहीं हुई, ये उच्च प्राथमिक स्तर की स्थिति स्टेज नहीं हुई ना। हाँ। तो अब तीसरी जो होती है साथियों, तीसरी लिखी है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। क्या लिखा है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर माने होता है साथियों बाद में। बाद में इसका अर्थ होता है बाद में। और बाल्यावस्था तो आप जानते ही हैं कि जो बच्चे वाली अवस्था, तो बच्चे की बाद वाली अवस्था है, उसको कहते हैं हम क्या? उत्तर बाल्यावस्था। तो इस ये जो लेटर चाइल्डहुड होता है साथियों, ये होती है आपकी 6 से लेकर के 11 या 12 साल तक की उम्र को हम कहते थे उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इस दौरान जो है क्या होता है, बच्चे प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं ना। तो अब भी हम प्राथमिक से अभी भी हमारा ये नहीं पाया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर चाहिए हमें ना। तो अब हमारे पास आ रहा है क्या है? डी किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था रह गया। तो अब इस स्तर पर क्या होता है साथियों, कि बच्चे जो हैं आमतौर पर कक्षा जो है 6 से 8 में पढ़ते हो ना, किशोरावस्था में 6 से 8 में पढ़ते हैं। तो होता क्या है, उनकी एज क्या होती होगी? लगभग 6 से लगाओ, 6 5 11 12, तो 12 से ऊपर चले जाओ, 12 से लेकर के फिर अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो वो 12 से लेकर 18 19 साल तक टीनेजर्स कहते हैं हम जिसे, टीनेजर्स है ना। तो टीनेजर्स इसी अवस्था में आते हैं, किशोरावस्था में। और उच्च प्राथमिक स्तर के बालक भी ये अर्ली स्टेज होती है इनकी किशोरावस्था की ना, प्रारंभिक प्राइमरी स्टेज जिसे कह सकते हैं। तो प्राइमरी स्टेज होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें अत्यधिक संवेदनशील स्थिति होती है ना। अत्यधिक संवेदनशील क्यों होती है? क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चों में शारीरिक, मानसिक और जो इमोशनल चेंजेस होते हैं वो आने लगते हैं ना। शारीरिक दाढ़ी बाल वगैरह वगैरह आने लगते हैं। और मानसिक भी उनका सोचना अलग ढंग का हो जाता है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने साथी के बारे में सोचते हैं, घर से थोड़ा दूर रहने लगते हैं, घर प्राइवेसी अपनी लगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी इमोशनल जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसमें इमोशनल चेंजेस में कोई अच्छा लगना, कोई बुरा लगना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब बदलाव जो होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनमें, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर कौन सी अवस्था मुख्य तौर पर अतिथि संवेदनशील हो गई? आंसर है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है साथियों, उसका वास्तविक और सरल सरल अर्थ क्या है ना। तो रियल एंड इजी मीनिंग क्या है उसका? देखो, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक क्षमताओं का विकास। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो समझेंगे कि हम संज्ञानात्मक विकास है क्या साथियों ना। संज्ञानात्मक तो जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो इसका संबंध जो होता है मनुष्य की मानसिक क्षमताओं से होता है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं से। ठीक।
क्या मतलब मन से चलने वाली समझ लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें आ जाता है समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ठीक है। और भी कई क्षमताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक। तो ये क्षमताएं होती हैं ये किसमें, संज्ञानात्मक विकास में, ठीक। अब है क्या, अब ये तो पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक क्षमताओं का विकास। तो ये तो शारीरिक क्षमता पूछ रहा कह रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इट इज ऑलरेडी रॉन्ग। उसके बाद आता है बी ऑप्शन, अभियोग्यता, समझ या बुद्धिमत्ता का विकास, है ना। तो ये बिल्कुल सही है साथियों, है कि नहीं। ऑप्शन बी जो है, अभियोग्यता, समझ या बुद्धिमत्ता का विकास, ये सब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक पक्षों की बात कर रहा है ना, ठीक। और समाज में उठने बैठने का नियम, ये कोई संज्ञानात्मक पक्ष नहीं है। और संयोगों पर नियंत्रण रखना, है ना। तो संयोगों पर नियंत्रण रखना जो है, ये इसमें नहीं आएगा, संज्ञानात्मक विकास में नहीं आएगा, ये आएगा किसमें, संवेगात्मक विकास में, संवेगात्मक विकास में, ठीक है। जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उनमें आएगा ये, ना कि जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमारा आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा मूल रूप से एक कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार। तो जो है साथी, एकल ध्रुवी प्रक्रिया है ना। एकल माने सिंगल, ध्रुवी माने पोल, एंड प्रक्रिया माने प्रोसेस। तो सिंगल पोल प्रोसेस कह सकते हैं, ये सिंगल पोल प्रोसेस है, या त्रिध्रुवी प्रोसेस प्रक्रिया है, यानी कि थ्री पोल प्रोसेस, और जिसमें शिक्षक, छात्र और समाज या पाठ्यक्रम, इनने पहले ही बता दिया है। और तीसरा है द्विध्रुवी प्रक्रिया, यानी कि टू पोल प्रोसेस, और यह तो इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं साथी कि जो है जॉन डीवी जो है, उनके अनुसार शिक्षा क्या थी, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया थी। कैसी थी, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, जिसमें क्या था कि एक एक तरफ तो शिक्षक रखा उनने, एक रखा शिक्षक, और दूसरा रखा उनने छात्र, तीसरा रख दिया हमने आपका पाठ्यक्रम, करिकुलम जो होता है वो। तो ये क्या हो गया, तीन ध्रुवीय जो है प्रक्रिया थी साथियों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज द, सॉरी, ऑप्शन बी जो है त्रिध्रुवी, ये सही उत्तर है साथियों, है ना। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल विकास के संदर्भ में इलेक्ट्रा और ओडिपस मानसिक ग्रंथियों की अवधारणा किसने दी है, ठीक है। किसके रेफरेंस में, बाल विकास के, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के रेफरेंस में कह रहा है कि इलेक्ट्रा और ओडिपस जो है, ये मानसिक ग्रंथियों की अवधारणा किसने दी। नंबर एक है जीन पियाजे, और दो है सिगमंड फ्राइड ने, और एरिक्सन ने, या वाटसन ने, है ना साथियों। तो अब है क्या, जो पहले बात करें कि इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां होती क्या है ना। तो जो ओडिपस ग्रंथियां होती है साथियों ना, अ, ये मतलब जो है, इस भावना के तहत लड़का क्या करता है, लड़का जो बॉय होता है, लड़का वो जो है अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, और पिता के साथ जो है मतलब एक तरीके का ईर्ष्या भाव कह सकते हैं, वो ईर्ष्या भाव रखता है। ये इसके कारण, इसके बाल विकास के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं, ओडिपस की ग्रंथियों की बात, ठीक है। और जो ये आ गई इलेक्ट्रा, जो ग्रंथियां होती हैं हमारी। तो इलेक्ट्रा ग्रंथियों के अनुसार क्या होता है कि इसमें जो है आपका जो कोई बालिका होती है ना, गर्ल होती है जो, तो वो गर्ल क्या करती है कि अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, और माता से जो है ईर्ष्या की भाव का भाव रखती है। तो ये समझ गए आप। तो ओडिपस में लड़का जो है माता से ज़्यादा प्रेम करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रा में लड़की जो है पिता से ज़्यादा प्रेम करती है अपने, ठीक है। और अपोजिट सेक्स में जो है वो ईर्ष्या की भावना रखते हैं। तो ये है, इसका ये है ना। अब है क्या कि बाकी बाकी ये जो ग्रंथियाँ है, ग्रंथि साथियों, ये ग्रंथि कोई ग्लैंड नहीं है, जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई ग्लैंड नहीं है ये, है ना।
वो वाली जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या थायराइड ग्लैंड होती है, वैसी कोई ग्लैंड नहीं है। ये एक्चुअली है क्या, ये मस्तिष्क की एक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति कहते हैं उसे ना। तो वो है। और तो इसको जो है किसने किया था, फ्रायड ने जो है अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो था उसका। ठीक है। तो उस मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जिसमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं उसे थ्योरी, तो उसमें इसने इसको रखा था। इन जो इलेक्ट्रा और ओडिपस को। तो ये हमारे पास क्या है, फ्राइड है, यहाँ ऑप्शन 2 है, फ्राइड बी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP शॉर्ट फॉर्म है, किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो OHP आप लोगों ने भी साथ ही देखा ही है, मैंने भी देखा ही है ना, ट्रेनिंग के दौरान देखा होगा कि OHP क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ऊपर लगा होता है, सर के ऊपर से जो है यहाँ पर किसी फ्लैट दीवार पर या पर्दे पर जो है चित्र दिखाता हो, है ना। तो उसको कहते हैं हम, वो क्या होता है, श्रव्य सामग्री। नहीं, ऑडियो 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 एड्स तो नहीं है वो ना। ठीक है। उसके बाद दृश्य सामग्री, विजुअल एड। तो बिल्कुल विजुअल एड है, उसमें आवाज़ साउंड तो आती नहीं है ना, साउंड नहीं आती है, साउंड नहीं आती है, लेकिन जो है उसमें पिक्चर्स दिखती हैं आपको, पिक्चर्स दिखती हैं। तो ये हो गया। अब ऐसी एड्स को क्या कहते हैं, हम विजुअल एड कहते हैं। ठीक है। और दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई जो जैसे टीवी है ना, या आपका फ़ोन है, मोबाइल स्मार्टफोन, तो वो भी आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स। उसके बाद क्रियात्मक सामग्री तो मतलब ही नहीं होता ना। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर निकलता है कि OHP किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है, दृश्य सामग्री है। ठीक है। वो आज भी आपको, ये हमें APF की ट्रेनिंग वगैरह में देखने को कभी कभी मिल जाता है कि जो है OHP इज ओनली अ विजुअल एड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हिंदी भाषा एक का है। इसमें प्लस प्रश्न 11वां है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। ठीक है साथियों, अल्प प्राण, अल्प अल्प माने होता है बहुत छोटा, क्या होता है, छोटा होता है अल्प माने। और प्राण, प्राण का हम कैसे कह सकते हैं, प्राण माने प्राणवायु में होती है ना ऑक्सीजन। तो प्राण समझ लीजिए ऑक्सीजन को ही समझ लीजिए, ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन क्या है, प्राण है हमारे। ठीक है। तो अब ऑक्सीजन यानी कि हवा है। तो जो अल्प प्राण होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में ना मुख से बहुत कम हवा निकलती है, अल्प है तो अल्प बहुत कम हवा निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कह देते हैं साथियों। ठीक है। और इसी के अपोजिट, अगर ज़्यादा देर तक अगर निकलता है, ज़्यादा हवा निकलती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, महाप्राण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, महाप्राण। तो महा माने ज़्यादा, प्राण माने वायु समझ लीजिए, जिसमें ज़्यादा वायु लगती है वो महाप्राण हो गया। ठीक है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब है क्या कि यहाँ पर महाप्राण किसे कहेंगे और अल्पप्राण किसे कहेंगे ना। तो ये देखना है हमें साथियों। अब है ये ख लिखा है, क्या लिखा है, ख, और ये लिखा है ग ऑप्शन, ये है घ और ये छ ऑप्शन है हमारा ना। तो अब किसे अल्पप्राण करेंगे, इसके हमें इसको व्याकरण की दृष्टि से देखना पड़ेगा ना। तो जो व्याकरण हमारा कहता है, व्याकरण की दृष्टि से नियम हमारा ये कहता है कि क से लेकर के जितने जितने वर्ग हैं ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये वर्ण जो होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण। ठीक। अब जैसे ख है, तो ये क वर्ग का है, तो क, क के बाद आता है ख, दूसरा है, दूसरा ना, पहला ये दूसरा ये, तो ये बन गया महाप्राण, महाप्राण। ठीक। ख करके आप देखेंगे भी तो लंबा आ रहा है। और ग, क, ख और ग, मैंने कहा था कि दूसरा और चौथा होगा तो जो है महाप्राण होगा। ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में है, तो ये ग आ गया हमारा अल्प प्राण में। क्या आ गया, अल्प प्राण में, कौन, ग, है ना। अब अगर घ की बात करें हम, तो ये क्या आ रहा है, क, ख, ग और घ, यानी कि एक दो तीन और चार। मैंने कहा था दो और चौथा जो है ये महाप्राण होंगे। तो एक दो तीन चार, चार में आ रहा है घ, तो ये क्या होगा साथियों, बिल्कुल गुड, महाप्राण होगा ये। ठीक।
और छ की बात करते हैं तो चौवर का है। ये तो तीनों हमने देखे कौवर के ही हैं, तो क ख ग घ, लेकिन ये अलग आ गया, चौवर का है। अब च, छ, ज, झ और य। ठीक है साथियों, तो ये है। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच और के छ की बात कही, च छ, तो ये दूसरा है। तो दूसरा क्या था, मैंने कहा था 2/4 कहा था, ये महाप्राण है, तो महाप्राण बन गए। ठीक है, तो हमें एक मिला यहाँ क, अल्प प्राण कौन मिला, ग, तो ग और हमारा राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरि मोहन को रुपये देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ठीक है, मोहन को, ये अंडरलाइन क्या करना भूल गया मैं, सॉरी, अंडरलाइन कर देता हूँ बल्कि। हम्म, तो अब इसमें मोहन को जो है साथियों, ये तो रुपये देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। कर्म कारक, देखिए कर्म कारक है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हम जो व्याकरण के नियम के अनुसार ना, जब हम किसी वाक्य में किसी कोई वस्तु स्थायी रूप से दान या उपहार स्वरूप में देते हैं, तो वहां पर क्या विभक्ति चिन्ह के बावजूद क्या है, संप्रदान कारक लग जाता है। ठीक है, संप्रदान कारक। अब मोहन को हम देख रहे हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में भी को आता है। ठीक है, तो को आता है, लेकिन इसमें कैसे होता है, जैसे आ, आया कि हम्म, आपका लगा लीजिए, जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी वापस देगा ना, धो करके देगा। ठीक है, या आपने उसको, नाई को, नाई को सॉरी, नाई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आपका मोची को जूते दिए, तो मोची उसे सिल करके देगा ना, मोची उसे सिल करके देगा। तो इसका मतलब वापस आ रही है चीज, तो वहां पर जो है ये कर्म कारक का प्रयोग होता है साथियों ना। और संप्रदान कारक लगता है तब, जैसे कि अब हरि मोहन को रुपये देता है, मोहन को रुपये देता है, वापस नहीं लेता है। ठीक है, वापस नहीं लेता है। अगर वापस नहीं लेता है तो इसका मतलब है यहाँ पर संप्रदान कारक आएगा। बाकी अपादान तो अलग होने में होता है, किस चीज़ के अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है और अधिकरण पे, मैं, पेपर आदि जानते हैं आप। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा संप्रदान कारक, राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा है शोक, उसके बाद रति, और तीसरा चौथा है विस्मय। तो हास्य रस तो सीधी सीधी बात है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, है ना। सिर घोट मुठ में चुटिया थी लहराती थी, तौंद लटक कर घुटनों को सुजाती, जब चली मटक मटक कर हंसी थी भारी, हो गई देखकर लोटपोट नर नारी। इस टाइप का जो है हास्य रस आता है यहाँ पर। और बी ऑप्शन है शोक, शोक जो है किसका स्थायी भाव है, करुण का है साथियों। करुण, करुण रस जब आता है तो वहां पर शोक स्थायी भाव होता है ना। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए अभी हल्दी के हाथ, हाय लुट गया संसार, बना सिंदूर अंगार। तो ये क्या है, शोक रस है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बात सी रति की। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है साथियों ना। श्रृंगार, कंजने निमज्जन की बैठी ब्योर दीवार, कचंदरी बीच दीठ दे चितवती नंद कुमार। तो ये ये जो है श्रृंगार रस का उदाहरण था, लेकिन इसमें भी दो होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। एक संयोग और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगिनी, राम जी जो है पक्षियों से और पहाड़ों से ना और हिरणों के झुंड से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जो है हिरण के समान आंखों वाली मेरी सीता को देखा है। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। मरती मतलब संयोग और वियोग आप जानते ही हैं। इसके अलावा है विस्मय ना। तो विस्मय ये जो है साथी, ये किसका होता है, अद्भुत, अद्भुत रस का जो है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत। ठीक है, ये तो हमारे को क्या उत्तर मिला, हमारा रति। तो हमारा सही उत्तर आ गया रति। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ बहुत स्नान करना तो नहीं होगा ना साथियों, और पानी की बर्बादी करना ये भी नहीं हुआ, अत्यधिक वर्षा होना ये भी नहीं हुआ, बहुत लज्जित होना। जब आदमी बहुत लज्जित हो जाता है तो कुछ कह नहीं पाता है, और जब कुछ नहीं कह पाता तो ऐसा लगता है कि जैसे घड़ों पानी भर गया, पड़ गया उसके ऊपर ना। तो पानी तो यही इसका मतलब जो है मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, परिमल और अनामिका किसकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। ठीक है, ये दो परिमल और काव्य अनामिका, ये जो है दो काव्य कृतियां हैं, किसकी हैं। तो बात करते हैं,
ये जयशंकर प्रसाद की तो नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल है ना। तो परिमल और अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बिल्कुल प्रसिद्ध कविता संग्रह थी। ठीक है। अब निराला जी को जो है, ये निराला जी को छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी। हालांकि छायावादी कवि सभी हैं ये, ठीक है, ऑल आर छायावादी पोइट पोइट हैं। ठीक। तो इन इन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे किसी चीज के चार स्तंभ होते हैं ना, तो वैसे ही एक चौथे स्तंभ कहो, या चौथे एक प्रमुख स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बाकी तीन स्तंभ कौन है छायावादी कवि के? भाई यही है साथियों, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, महादेवी वर्मा। ठीक है। ये चारों जो है चार पोल हैं किसके? छायावादी छायावादी युग के। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। इस गैप को भरना है हमने। एग्जैक्ट सही जो है प्रोनाउन कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, क्या? सर्वनाम को। ठीक है। तो एवरीवन मस्ट ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑन वाटर बॉटल। ठीक है। तो प्रत्येक जना जो है अपना वाटर बोतल लाएगा, अपना वाटर बोतल लाएगा। ठीक है। अब लाएगा कह रहे हैं हम यहाँ पर, लाएगा। ठीक है। और एवरी वन मस्ट ब्रिंग ब्रिंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया ऑन वाटर बोतल। प्रत्येक जने अपना वाटर बोतल लाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है साथियों, लाएगा भी आ रहा है, लाएंगे भी आ रहा है। मीन टू से ब्रिंग दियर ऑन लेट वाटर बोतल भी आ रहा है, या हिज और हर भी आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी मतलब ट्रेडिशनल इंग्लिश की, पारंपरिक जो अंग्रेजी है हमारी पुरानी, तो पारंपरिक अंग्रेजी के अनुसार ये हिज और हर आएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आधुनिक युग में जी रहे हैं, और जो मॉडर्न इंग्लिश है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, इन दिस ब्लैंक क्या रखा जाएगा? हम में दियर रखेंगे। हम क्या रखेंगे? वी पुट दियर इन दिस ब्लैंक। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दियर। अगर ऐसे आपसे पूछा जाए तो दियर रखेंगे। ही जब हर को रखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। लेकिन अब मैंने आपको मॉडर्न इंग्लिश के थ्रू बताया है, आप जो चाहे रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। हो सकता है इस टाइप ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला आए भी ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द साइनोनिम्स फॉर कैंडिड, है ना। तो कैंडिड का जो है हमारे पर्यायवाची, साइनोनिम्स मीन पर्यायवाची, पर्यायवाची। और एंटोनिम्स माने आ, उल्टा होता है, जो विपरीत अर्थ, विलोम शब्द से जिसे कहते हैं। तो जो कैंडिड है साथियों ना, एक कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी। क्या होता है? स्पष्टवादी। स्पष्ट जो बोलता है उसको कहते हैं हम स्पष्टवादी। तो स्पष्टवादी का पर्यायवाची ऐसा होना चाहिए जो कि साफ बोले, शुद्ध बोले, सही बोले, सत्य बोले ना, उसका। तो अगर डिसऑनेस्ट कहें तो डिसऑनेस्ट तो नहीं हो सकता, डिसऑनेस्ट तो बेईमान होता है, वो सही क्या बोलेगा, साफ क्या बोलेगा, वो तो बात घुमाएगा। ठीक है। अगर फ्रैंक की बात करें तो फ्रैंक का अर्थ क्या हो जाता है? खुला, ईमानदार, है ना, ईमानदार और खुलकर बोलने वाला। तो खुलकर बोलने वाला और स्पष्ट बोलने वाला दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है। दीज टू वर्ड्स आर मैचिंग विद ईच अदर। ठीक है। अब अगर एरोगेंट कहते हैं तो एरोगेंट तो अभिमानी हो जाता है। सीक्रेटिव हमने ये छोड़ दिया ना, जो सीक्रेटिव है, सीक्रेट से बना है, सीक्रेटिव गुप्त, गुप्त हो जाता है इसका। और ये अभिमानी है, अभिमानी। तो हमारा जो उत्तर मिला, हमें मिला फ्रैंक। तो राइट आंसर इज फ्रैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ बैरिन? तो एंटोनिम मैंने बोला था, एंटोनिम विपरीत शब्द। ठीक है। विपरीत शब्द हो जाते हैं। तो अब बैरिन का अर्थ पहले हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका विपरीत शब्द निकालेंगे, है ना। तो बैरिन का अर्थ हो जाता है साथियों बंजर। क्या होता है? बंजर। अब बंजर कोई चीज है, बाज बंजर, धरती बंजर हो जाती है जैसे कहते हैं ना। यहाँ पर तो बंजर जमीन है जहाँ कुछ नहीं होता है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वो बंजर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, जहाँ सब कुछ होता है। तो ये उत्तर तो हमें ए में ही मिल गया है ना। बाकी अगर हम बात करें इसकी, ड्राई, तो ड्राई तो सूखी वाली जगह होती है, डिजर्टेड हो जाता है रेगिस्तानी जगह, और एम्प्टी खाली जगह हो जाती है। फर्टाइल इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्लीट द पेयर, इस जोड़े को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा करना है। द हंटर शॉट अ मेल डियर एंड अ पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, ठीक है। पेयर किसका पेयर, डियर का पेयर ना, हमने जो शब्द दिया है डियर, इसका पेयर जोड़ना है। द हंटर शॉट अ मेल डियर, ठीक है, शिकारी ने जो है एक मेल डियर को, मतलब उसको मारा, शॉट, ठीक है, शूट किया। एंड आ, और एक किसको, तो डियर का फीमेल जेंडर क्या होता है, ये तो मेल डियर है, तो इसका फीमेल जेंडर क्या होता है साथियों, क्या होता है, डो, हिरनी को कहते हैं, हिरणी को कहते हैं आ, डो। काव काव कहा जाएगा, बुल, सीधी बात है, इसका बुल होता है। मेयर घोड़ा, घोड़ी कहते हैं, हॉर्स हो गया इसका, है ना। और हैन का कॉक कर सकते हैं आप, सी के कॉक, ठीक। तो राइट आंसर हो गया हमारा डो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्हेन अ चाइल्ड रीड्स टेक्स्ट साइलेंटली बट विस्पर्स वर्ड्स सॉफ्टली टू सेल्फ टू रेगुलेट टास्क, वाइगोट्स्की कॉल्स इट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन अ चाइल्ड रीड्स टेक्स्ट, जब एक बच्चा जो है किसी पाठ को साइलेंटली चुपचाप पढ़ता है, विस्पर वर्ड्स, ठीक है, किसके साथ, आ, आ, मतलब बुदबुदाता है जिसे ना, खुसर पुसर करता है, बुदबुदाता है, सॉफ्टली, टू सेल्फ टू रेगुलेट टास्क, ठीक है। तो क्या नाम कहते हैं, उससे अपने अपने कार्यों को नियंत्रित करता है, रेगुलेट टास्क करता है, नियंत्रित करता है। तो उसको जो है वाइगोत्स्की जो है, ये वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, ये इसको क्या कहते हैं साथियों, ना। तो इसको क्या कहते हैं बताइए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वायुगोत्स्की का जो है संज्ञानात्मक विकास का जो है सामाजिक सांस्कृतिक एक सिद्धांत है। उसके अनुसार बच्चे जो है भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं के व्यवहार की योजना बनाने, मार्गदर्शन करने और निगरानी करने के लिए भी करते हैं। मतलब ये खाली संचार नहीं करते हैं आपस में, मतलब संचार का मतलब एक दूसरे से बात करना, ये खुद भी बुदबुदाते हैं, ठीक है, ये मतलब है उसका। और इसे जो हम क्या कहते हैं, स्वसंवाद कहते हैं, स्वसंवाद, ठीक है, अपने से स्वयं संवाद करना, ठीक है, इसको स्वसंवाद कहते हैं। तो ये इसमें खुद बात करता है बच्चा। तो इनके इनके अनुसार जो है पहला क्या है, जो ईगो सेंट्रिक टॉक है, यानी कि इसे हम ईगो, सामाजिक, सामाजिक वाणी, सामाजिक वार्ता, सामाजिक वार्ता कह सकते हैं, ठीक है। सामाजिक वार्ता होगी, ये तो क्या हो गया, सामाजिक वार्ता तो बाहर की बात होती है, समाज में होगी तो विस्पर्श तो नहीं होगा, ठीक है। स्वसंवाद तो नहीं होगा, सामाजिक बात ना, स्वसंवाद नहीं होगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया साथियों, ना। उसके बाद प्राइवेट स्पीच, अब बुदबुदा रहा है और खुद से बात कर रहा है, तो प्राइवेट स्पीच भी बिल्कुल सही हो रहा है ये हमारा, ठीक है। ये जो है निजी बातचीत हो रही है उसकी खुद से। और बाकी इनर स्पीच जो आंतरिक वाणी है, वो तो उसमें बुदबुदाने की आवश्यकता नहीं होती, मन में सोचता है इंसान, तो ये भी ठीक नहीं है। और सोशल कन्वर्जेशन जो है हमारा, सामाजिक वार्तालाप, ये भी नहीं आएगा इसमें। तो हमारा उत्तर क्या आया साथियों, प्राइवेट स्पीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के। पहला इसमें 21वां प्रश्न है, दो पार्ट हो गए थे हमारे, तो 10-10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो 10 दूनी 20, और ये 21वां प्रश्न रखा है मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है ना। विशाल जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है साथियों। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध संरचनाओं में जो पाए गए हैं, उनमें क्या पाया गया, एक विशाल स्नानागार पाया गया ना, जो कि ईंटों से बना था, मजबूत ईंटें थी, भले ही कच्ची थी। तो उनका जो है कोई धार्मिक अवसरों पर जो है इन स्नानागारों में लोग नहाने आया करते थे, ऐसा जो है किनका कहना है, ऐसा कहना है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जो कि हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के खोज करता थे ना। हड़प्पा के कौन थे, हड़प्पा के थे आपके दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी थे, ठीक है। और हड़प्पा की 1921 में ध्यान रखिएगा, और मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। नहीं, अभी तो हमारा क्वेश्चन ही कुछ और था। तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया ना, तो ये ऐसा जलाशय था जो कि
पक्की ईंटों का बना था, मजबूत ईंटों का। और कहाँ पाया गया ये? मोहनजोदड़ो में साथियों। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। क्या? विशाल स्नानागार। ठीक है, बिग बात कह सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 22, झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? ठीक है साथियों, तो झूम खेती का आपने सुना ही होगा। पश्चिमी घाट में नहीं होती है, थार मरुस्थल में तो खेती कहाँ से होगी, तटीय मैदान में नहीं होती है ना। झूम खेती क्या क्या होता है दरअसल, जो है झूम खेती होती क्या साथियों, बहुत पहले से चली आ रही होती है। इसे जो हमारे शेड्यूल ट्राइब वाले भाई लोग होते हैं, एसटी रिलेटेड, तो वो लोग इस झूम खेती को ज़्यादा करते हैं। अभी बहुत कम कर दिया है शायद, क्योंकि इसमें जो है जंगल का कटाव बहुत होता है, जंगल भारी मात्रा में। ये लोग क्या करते हैं, जंगल से पेड़ों को काट देते हैं और उनकी पत्तियां जो है वो वहाँ बिछ जाती हैं, खाद का काम करती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, खेती करने के बाद वहाँ से चल देते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, उसके बाद जो फिर वहाँ पर भी जो है जंगलों को काट करके फिर खेती करते हैं। इसीलिए क्या कहा गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इधर से उधर जाने को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हो गया खेती हो गई। तो वो ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न इसे कहते हैं, स्लैश एंड बर्न मतलब काटो और जलाओ और उसके बाद जाओ। मिट्टी की जब उर्वरता फर्टिलिटी जो है उसकी खत्म हो जाती है, तो जो है ये वहाँ से चले जाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में जो है जंगल खत्म होते हैं ना। और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये ज़्यादा होते हैं, वहीं एसटी लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि आपका मेघालय हो गया ना, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, इसके अलावा नागालैंड हो गया आपका ना। ये जो हैं ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, यानी कि झूम खेती होती है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं इन्हें, मौलिक कर्तव्य। तो ये इनका उल्लेख कहाँ है? तो साथियों है क्या मौलिक कर्तव्य, पहले हम तो जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। टोटल हमारे पास मौलिक कर्तव्य थे 10, है ना। एक जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्या था वो, 2002 के संविधान में जब 2002 का अमेंडमेंट हुआ था, छियासीवा 86 अमेंडमेंट हुआ था ना, तो उसमें जो है 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, 11th कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। अब आपके पास सामने कभी कर्तव्यों के कितने हैं आता है तो 10 ना करके आप 11 कीजिएगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हो गए हैं 11। और जो 11वां था वो था क्या, कि 6 से 14 वर्ष वाले अभिभावक जो होते हैं ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक, तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि जो है वो बच्चों को अपनी शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य में उनके जुड़ गया है, यही था 6 से 14 वर्ष के। ठीक है, और जो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं साथियों ना, ये हमारे 42वें संविधान संशोधन में आए थे, 42वें संविधान के संशोधन में। ठीक है, सन 1976 में, 1976 में। तो कहाँ से लिए गए थे ये? जो उस समय तत्कालीन जो है यूएसएसआर आपका होता हुआ करता था, एक बड़ा देश हुआ करता था, एक बड़ा और बहुत ही स्ट्रांग देश हुआ करता था यूएसएसआर ना, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से। अब तो ये टूट गया यूएसएसआर। ठीक है, 15 अलग अलग देशों में टूट गया है। तो जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है अभी भी वो है रसिया, रसिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, मतलब वही रह गया जिम्मेदार इसमें। तो उनके वहाँ से लिया गया, क्या मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, कहाँ से लिए गए कभी कभी आ जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ कि बार बार हमारा क्वेश्चन इसमें ना आए वो, तो हमने इधर कवर कर लिया इसे। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश से रखा गया, किस, तो वो रसिया आ जाएगा, ऐसे यूएसएसआर आ जाएगा, सोवियत संघ आ जाएगा। ठीक है, इसमें। और अब बात करते हैं हम कि किस भाग में, तो किस भाग में रखा गया है साथियों, ये रखा गया है आपके भाग 4 ए में। किस में रखा गया? भाग 4 ए में रखा गया है साथियों। ठीक है, और उसके कौन से आर्टिकल में, उसके कौन से अनुच्छेद में रखा गया? 51 ए में। तो भाग 4 ए के 51 ए में जो है हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा है, उसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो ग्रुप डिस्कशन है, हमारी समूह चर्चा, वो सामाजिक विज्ञान में किस कौशल को बढ़ाती है? केवल सुनने का कौशल, केवल जहाँ आया तो उसे तो आप छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है, केवल तो मतलब ही नहीं हुआ। उसके अलावा संचार, सहयोग और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करने का कौशल, बिल्कुल सही है ये। अगर जो उत्तर लंबा लग रहा है, आपको लंबा जा रहा है, उसमें भी आप देखिएगा एक बार बड़े ध्यान से, तो वो विवशता है। जो क्वेश्चन यहाँ पर रखते हैं, उन लोगों के सामने एक विवशता है कि उसे लंबा रखा जाता है, तो ये इसलिए लंबा आंसर भी है। तो जो है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो यही सही उत्तर निकलता है। मतलब कुछ हमें सोचना पड़ता है जहाँ पर हमें नहीं हो कोई आइडिया, तब की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा अकेले काम करने का कौशल तो नहीं होगा, अकेले काम करने के लिए तो है ही नहीं समूह चर्चा। और शोर करने का कौशल, ये कोई कौशल थोड़ी है शोर करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था ना? तो प्लासी का युद्ध था क्या साथियों? प्लासी का युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था कि जो है, बंगाल के जब नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। क्या था? सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला जो है, बंगाल के नवाब थे, तो इनके और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में हो गया पंगा, मतलब इनके बीच में हो गया झगड़ा, इनके बीच में हो गया युद्ध ना। तो तो उस समय जो है, कौन थे वहाँ गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव। तो अब रॉबर्ट क्लाइव और इनकी सेना के बीच जब झगड़ा हुआ, तो इसमें एक आदमी था, मीर जाफर, मीर जाफर। ये मीर जाफर, इसका नाम मीर बख्शी भी था, पहला नाम क्या था? मीर बख्शी। तो ये मीर बख्शी जो है, इस ये जो है सिराजुद्दौला का मौसा हुआ करता था ना, सिराजुद्दौला का मौसा हुआ करता था। और इसने क्या किया, जब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है युद्ध किया, तो इसकी सेना जब इसकी सेना की टुकड़ी जो है, किसकी, जो आपका मीर जाफर था, इसकी सेना की टुकड़ी सिराजुद्दौला के साथ न जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस पर युद्ध करी थी, ये देखते रही, खड़ी रही यहाँ पर। और जिस कारण जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को की सेना को हरा दिया और सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। और इसको कहा गया था मीर जाफर को, इसने रोका क्यों? इसलिए रोका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि भाई मीर जाफर, अगर तुम, मीर बख्शी जो है, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो वी विल मेक यू द गवर्नर ऑफ कौन, वेस्ट बंगाल। बंगाल तब वेस्ट बंगाल तो नहीं, वी विल मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल। तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे ना। और उसी के उसमें जो है ये, उसी लालच में इसने उनके साथ संधि कर ली, किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। और सिराजुद्दौला को हराने का मुख्य कारण यही था, मीर जाफर। बाद में ये बना, बंगाल का नवाब भी बना है ना। और लेकिन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर काम करता था ये केवल, और इसीलिए अंग्रेजों का गधा, या जो है अंग्रेजों के कठपुतली के नाम से भी फेमस हुआ, कौन? मीर जाफर। तो अब हुआ कब ये युद्ध? हुआ 1757 ईस्वी में साथियों। कब हुआ? 1757 में। तो कब हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, ये मैंने बता दिया आपको। कभी क्वेश्चन में आता है तो जो है, आप बड़े आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय, ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो किस देशांतर रेखा से लिया गया है? ठीक है साथियों, ये हमारा ग्लोब है और ये अक्षांश रेखा है, जितनी ये जा रही हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और जो इसके ऊपर जाती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं, जो ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर को होती हैं, ये देशांतर, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुना होगा, बस लेटीट्यूड अक्षांश है और लॉन्गिट्यूड है देशांतर। तो लॉन्गिट्यूड में हम जो है टाइम जोन में को रखते हैं, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड से ही हम टाइम का पता लगाते हैं। तो जो मानक समय है, वो मानक समय कहते किसे हैं? पहली चीज कि मानक समय जो है, किसी देश या क्षेत्र के लिए निर्धारित एक आधिकारिक समय होता है साथियों, ठीक है, एक ऑफिशियल टाइम होता है। ऑफिशियल टाइम माने कि जो पूरे क्षेत्र में एक जैसा रहता है। अब आप देखते होंगे, अरुणाचल प्रदेश हम कहते हैं सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सिप्ता कहाँ है? सबसे लास्ट गुजरात में। तो इसके बीच में टाइम का तो अंतर होगा। अगर 6 बजे यहाँ सूर्योदय, सबसे पहले सूर्य दिख रहा है, तो यहाँ 6 बजे नहीं दिख रहा, तो यहाँ 6:15 पे अगर दिख रहा है, तो 15 मिनट का तो अंतर चला गया ना। तो यहाँ पर टाइम 6:15 क्यों नहीं रखा? यहाँ 6 क्यों रखा गया?
या यहाँ पर 6 बज रहा था और ये 15 मिनट पीछे जाएगा, इसका मतलब जो है, इसका मतलब 5 बज करके 45 मिनट हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है अंतर नहीं रखा गया, इसी को कहते हैं हम मानक समय। क्योंकि भारत देश एक है तो वहाँ का टाइम भी एक ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम ऑफिशियल टाइम कहते हैं, आधिकारिक समय। समझ गए आप? अब है क्या, भारत का मानक समय जो है वो जो जीएमटी होता है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे जो है 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे रहता है, आगे रहता है। देखिए ये क्या है, ये है ना, ये है, ये पूर्व है, पूर्व। और ग्रीनविच टाइम इधर है तो हमारा जो है ये इंडिया इधर है, तो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर, तो हम क्या जाएंगे, पहले जाएंगे। पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो टाइम यहाँ इससे जीएमटी से ज़्यादा जाता रहेगा और इधर को कम होता रहेगा, तो हम 5 घंटा 30 मिनट जो है इससे क्या है, आगे हैं, है ना। और भारतीय मानक समय रेखा जो है हमारी, वो देशांतर रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा वो है 82.5। ठीक है, 82 डिग्री और 82.5 डिग्री में। अब यहाँ पर 82.5 डिग्री नहीं है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री। हाँ, तो देखिए आप, होता क्या साथियों, होता यह है कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब 1 डिग्री में 60 मिनट तो आधे डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो सीधे सीधे आ रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ना, तो 82.5 कह दें, या फिर जो है 82 डिग्री और 30 मिनट कह दें, दोनों चीज़ एक ही हैं। अब बात की हमने पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, मैंने कहा था पश्चिमी देशांतर में दिन पीछे जाता है, और यहाँ पर बात की थी हमने 5.5 घंटा आगे है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पूर्वी देशांतर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। तो जो हमारा 25 जनवरी 1950 को जो है ना साथियों, 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग जो है ये मतदान करवाता है, जिसके अंडर में पूरा चुनाव होता है, तो निर्वाचन आयोग कहते हैं, उस कमीशन का नाम है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। तो उसकी स्थापना हुई थी 1950 में, कब, 25 जनवरी को। ठीक है, तो उसी के दिन हम जो है हर दिन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो कब है, 25 26 15 अगस्त। हमको बता दिए कि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, तो हर 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, अब बाकी जो है 26 जनवरी को देखें तो ये तो हमारा रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त और इंडिपेंडेंट डे। और 10 दिसंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आ गया हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि यू टेट का पेपर है तो ये उत्तराखंड से भी आएंगे। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है ललित सुरदेव, बी है बसंत देव, तीसरा कल्याण राज, चौथा है वीरदेव। तो कत्यूरी राजवंश था क्या साथियों, एक्चुअली जब हुआ था कि जब हमारे उत्तर भारत में ना, आप ये समझ लो कि उत्तर भारत में जब वो हुआ था, ये है हमारा उत्तर भारत। इस उत्तर भारत में हर्षवर्धन नाम का राजा, हर्षवर्धन, ठीक है, का राज हुआ था। तो हर्षवर्धन आप जानते होंगे, हर्षवर्धन जिसके दरबार में, उसका दरबार एक कवि बाण भट्ट भी था ना, बाण भट्ट था। हर्षचरित लिखा था उसने, कौन सी, उसके हर्षचरित बहुत फेमस उसका वो है, जिसमें हर्ष के गुणों का वर्णन किया था। और इसी के समय, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री भेनसांग भी जो है कहाँ आया था, वो इंडिया आया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा राजा था, ये फल फूल रहा था इसके उसमें, इसका शासनकाल। लेकिन जब उसके साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है, खत्म होने लगा, तो हर्षवर्धन मतलब के साम्राज्य का खत्म होने लग गया था, खत्म हो रहा था। तो उस समय क्या था कि उत्तराखंड में भी जो है अराजकता फैलने लग गई थी तब ना। और इस अराजकता फैलने के समय ही इस स्थिति का फायदा उठाकर
जो वासुदेव, एक वासुदेव नाम का व्यक्ति, जिसे हम वसंत देव भी कहते हैं, वसंत देव, ठीक है। ये जो है, इसने क्या किया, बिखरे हुए छोटे छोटे राजाओं के सरदारों को हराकर कत्यूरी राजवंश की स्थापना की। किसकी? कत्यूरी राजवंश की स्थापना, जिसे कार्तिकेय पूर्व भी कहते हैं। कार्तिकेय पूर्व, ठीक है, कार्तिकेय पूर्व दोनों एक ही हैं। कत्यूरी का हो या कार्तिकेय पूर्व राजवंश का हो, दोनों एक ही हैं। तो उसकी नींव रखी इसने, जो आगे चलकर उत्तराखंड का पहला जो है ऐतिहासिक राजवंश बना, जिसकी स्थापना की बसंत देव ने, ठीक है। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ रखी थी? आपका जोशीमठ में रखी थी, जोशीमठ। और पूरा नाम नाम क्या था उसका? कार्तिकेयपुर था। क्या था? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ का। और बाद में इनने उसको शिफ्ट करके कहाँ रखा? कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी यानी कि, हाँ बिल्कुल सही है, बागेश्वर। बागेश्वर जो है, कत्यूर घाटी, वहाँ इनने ट्रांसफर किया अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। बसंत देव आपको मिल गया, ठीक है। नया क्वेश्चन है, केस स्टडी विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान में क्यों किया जाता है? तो केस स्टडी का जो है यूज जो है सामाजिक विज्ञान में बहुत लंबी कहानी सुनाने के लिए तो नहीं किया जाएगा ना, समय काटने के लिए भी नहीं किया जाएगा, चित्र बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। रहा कौन? किसी विशिष्ट वास्तविक घटना या मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करने के लिए केस स्टडी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही है, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रसिद्ध आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन माने होता है समाप्त करने के लिए, ठीक है। उन्मूलन कर दिया, कहते हैं ना फलाने का उन्मूलन। और कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा क्या थी? कुली माने तो आप जानते हैं सामान ढोने वाला, और बेगार माने जिस बिना दाम के रखा गया, प्रथा माने जो प्रथा माने जो सामाजिक प्रथाएं चलती हैं, रीति रिवाज कहते हैं उस टाइप का एक, ठीक है। तो कुली बेगार ब्रिटिश जो शासन के दौरान क्या था, एक ऐसी प्रचलित प्रथा थी जो बहुत दमनकारी थी, ठीक है। इसमें क्या करते थे, इसमें जो है अंग्रेज आते थे और यहाँ के लोगों को मजदूर बना करके, मतलब उनको जो है पैसा तो देते नहीं थे, ठीक है, उनसे श्रम जरूर करवा लेते थे, श्रम मेहनत करवा लेते थे और देते नहीं थे। इसके लिए जो हर गांव में एक पटवारी होता था, जो इनका रिकॉर्ड रखता था कि भैया इस आदमी ने इस महीने इस अधिकारी के साथ काम बोझा ढोया, अब दूसरे का नंबर, फिर तीसरे का नंबर, फिर ऐसे घूमते चौथे नंबर, और इस बदले में कुछ मिलता नहीं था। तो इससे लोग यहाँ के भड़क गए, है ना। और भड़क गई, चिंगारी बढ़ते बढ़ते गई, और इनने ले लिया क्या नाम कहते हैं, कुली बेगार प्रथा उन्मूलन करने के लिए लोगों ने ठान लिया। तो इनने क्या किया कि सरयू नदी के किनारे ना वहाँ पर से ये आंदोलन शुरू किया, जिसमें जो है बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, और चिरंजी लाल, इन्होंने इनका लीड किया इस आंदोलन को, ठीक है, नेतृत्व किया। और फिर उसके बाद जो है ये जो है इनका वो आक्रोश में बदल गया, और लास्ट में जो है हारना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इसको इसको खत्म कर दिया गया, इस उन्मूलन को। इन लोगों ने सरयू नदी में वो सारे जो पटवारी रिकॉर्ड रखते थे उनको जला करके या बहा दिया या जला दिया। तो ये ऐसा हुआ था। तो ये सब कहाँ हुआ था? सरयू नदी कहाँ बहती है? बागेश्वर में। बागेश्वर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विज्ञान, अब विज्ञान है साथियों। विज्ञान में पहला है पित्त रस, यानी कि जो ये अ, जो बाइल जूस होता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है या कहाँ संचित होता है? कहाँ होता है साथियों? देखो, यकृत में उत्पादन, प्लीहा में संचय। देखिए, यकृत में उत्पादन ये तो सही दिख रहा है, ठीक है, यकृत में उत्पादन, पित्तरस का उत्पादन जो है यही होता है, ठीक है, प्रोडक्शन। लेकिन जो प्लीहा में संचय तो नहीं होता। प्लीहा प्लीहा तो जो है इसका जो है आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। तो जो है ये तो नहीं हुआ। उसके बाद यकृत में उत्पादन, फिर आ गया यकृत में उत्पादन, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में संचय, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो है ये हमारा ये आपका लीवर है, ये लीवर के इधर पे जो है एक एक पित्त की थैली होती है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्त की थैली, जिसमें आप आजकल देखते होंगे, आप पथरी होते हो गई किसी को तो स्टोन निकालने के लिए पूरी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। यहाँ पर जो है ये गॉल ब्लैडर में आपका पित्तरस संचय होता है, और प्रोड्यूस कौन करता है? हमारा लीवर करता है, लीवर, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। बाकी अग्नाशय में उत्पादन
पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज में तो उत्पादन होता नहीं है, ठीक है, पैंक्रियाज में नहीं होता, यकृत में संचय, यकृत में संचय भी नहीं होता, स्टोमक में उत्पादन और पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संचय, ये सब गलत हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 22 है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहा जाता है? देखो पिछली वीडियो में साथियों शायद मैंने या तो TT1 वाले पेपर में या TT2 में ही ये बात को कहा था कि जो है कौन सी ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो पहला है जो प्राश्रव्य जो ध्वनियाँ है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती हैं साथियों? ये जो है इनकी जो हर्ट्ज रेट होती है वो होती है 20,000 से काफ़ी अधिक, ठीक है। 20 के हर्ट्ज से अधिक की अल्ट्रासोनिक होती हैं। इनको जो है हमारा ये क्या नाम कहते हैं, कौन सुन पाता है? जैसे बैट है, बताया था मैंने, चमगादड़, या फिर हमारे डॉल्फिन है, ठीक है, ये सब सुन पाते हैं। उसके बाद आता है अपश्रव्य, यानी कि इंफ्रासोनिक, है ना। तो हम ये जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं हमारे साथ, ये होते हैं 20 हर्ट्ज से कम। वो थे 20,000 हर्ट्ज से, 20 के हर्ट्ज था, हाँ। अब ये 20 केवल ओनली 20 हर्ट्ज है। तो इस 20 हर्ट्ज से भी कम कम साउंड जो होता है वो भी इंसान नहीं सुन सकता। इसे जो है कौन सुन सकते हैं इसे? जैसे आपके वो सुन सकते हैं, हाथी, गैंडे जो होते हैं ना, हाथी, और वेल, वेल मछली जो है ये भी इसे सुनती है, ठीक। ये तो इंफ्रासोनिक थी। उसके बाद श्रव्य ध्वनियाँ जो ऑडिबल, हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। आपने तो सुना होगा कई लोग कहते हैं मे आई ऑडिबल फॉर यू, ठीक है, क्या मैं आपको के लिए सुनने लायक सक्षम हूँ, मतलब। तो है क्या ऑडिबल साउंड? ये यही इंसान सुन सकता है। कितने से कितने होती हैं ये श्रव्य ध्वनियाँ? 20 से 20 के या 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। इनको ही हम सुन सकते हैं। और उसके बाद है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक इज नॉट अ साउंड टाइप ऑफ साउंड, ठीक है। सुपरसोनिक जो है ध्वनि का प्रकार नहीं है, ठीक है साथियों। ये एक गति है। आजकल देखते हैं हम एक साउंड, एक वो विमान, जेट विमान हो गई, लड़ाकू विमान, सुपरसोनिक गति से जा रहे हैं, कहते हैं सुपरसोनिक गति। स्पीड के लिए होता है सुपरसोनिक। एंड जब जो है साउंड से आगे की ध्वनि हो जाती है, ठीक है, मोर देन साउंड, स्पीड इज मोर देन साउंड, व्हेन स्पीड इज मोर देन साउंड, दैट स्पीड इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सुपरसोनिक। चल, तो हमारा उत्तर मिल गया हमें, क्या है? हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया साथियों? 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को, हाँ बिल्कुल, इंफ्रासोनिक कहा जाता है, ठीक है। हम सुन नहीं पाते, इसे भी नहीं सुन पाते हैं, इसे भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। और सुपरसोनिक इज नॉट ए साउंड, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पीड। तो श्रव्य ध्वनियाँ हम सुन पाते हैं, ऑडिबल रेंज। तो और यह इसका जो आंसर है वो है अपश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक। चलिए, इसे देखिए, कम कम माने अप, और जो है ध्वनियों को अधिक माने परा, ठीक है। इतना सुन लीजिए, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद सिरका या सिरका जो विनेगर होता है, उनमें कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है साथियों? ऑप्शन पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल, और चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो पहले के ये सिरका जो होता है क्या है साथियों? सिरका देखा सबने होगा, विनेगर ना। होता क्या है? होता यह है साथियों कि ये एक खट्टा जो है लिक्विड होता है, खट्टा लिक्विड होता है, तरल एक द्रव्य होता है ना। और मुख्य रूप से क्या होता है कि ये आपका गन्ने का रस हो गया, जैसे सेब का रस हो गया, या फिर चावल चावल हो गया, ठीक है, और या फिर अंगूर का रस हुआ, अंगूर ना। तो इन सब से जो है इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रोसेस, किण्वन की प्रोसेस जो कहते हैं हम, किण्वन। तो उसकी प्रोसेस से इसको जो है किसमें इसके शुगर को जो है चेंज किया जाता है, किसमें? एल्कोहल में, एल्कोहल बना दिया जाता है, ठीक। अब एल्कोहल जब बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? फिर एक एक एसिटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है, एसिटोबैक्टर कहते हैं, ठीक है। इस एसिटोबैक्टर की मार्फत, इसकी हेल्प से जो है इसको एल्कोहल को, इस एल्कोहल को क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है, किसमें? एसिटिक एसिड में। किसमें किया जाता है?
एसिटिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है साथियों। ठीक है, अब एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। ठीक, और उसके बाद इसका प्रयोग किया किस में करते हैं हम, जैसे कभी अचार को हमने लंबे समय तक रखना है तो अचार में डाला जाता है। ठीक है, और क्या होता है, प्याज व्याज या सलाद वलाद देखते होगे आप, उसमें जो है विनेगर का यूज़ किया जाता है ना। और इसके अलावा आप देखते होंगे ये चाउमीन वगैरह बनते हैं, चाइनीज़ फूड्स होते हैं, बेकार फूड्स होते हैं, इनमें भी इसका प्रयोग होता है विनेगर का। ठीक, तो इसका यूज यहाँ इसमें होता है। बाकी आपका साइट्रिक अम्ल तो नींबू में होता है, आप सब लोग बहुत आसानी से जानते हैं। और जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये साथियों जो होता है किसमें, इमली में होता है, इमली। ठीक, इमली में और अंगूर के रस में जो है, इमली और अंगूर के रस में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपने देखा होगा, लैक्टिक अम्ल दूध में और दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है, और जो है लैक्टोमीटर भी आपने सुना होगा, लैक्टोमीटर जिससे दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो ये सब लैक्टिक लैक्टिक से ही बना, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये सब। हम बात करें विनेगर, विनेगर मैंने बताया भी इसमें किस में बदला जाता है, एसिटिक एसिड में। तो ये आ गया बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आग बुझाने वाले संयंत्रों यानी कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, में किस गैस का उत्पादन होता है साथियों। तो सबसे पहली चीज़ है कि आग जलती कैसे है, आग जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलती है तो ये ऑक्सीजन तो सीधी सीधी बात है कि रहेगा नहीं। ठीक है, बुझाने वाला कहा जा रहा है, ये जलाता है, कौन, ऑक्सीजन जलाता है। हम बात कर रहे हैं बुझने वाली की, तो ये तो मतलब ही नहीं होता। अब हो गया बात नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की बात हुई। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक अनरिएक्टिव गैस है, क्या है, एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। ये जो है निष्क्रिय है, और हवा के बराबर, लगभग लगभग हवा के बराबर भारी होती है, वैसे थोड़ा सा हल्की होती है, इससे हैवी होती है हवा के बराबर। ठीक है, यूज़ भी कर दी जाती है। और अगर आग जल रही है, कहीं पर आग जल रही है, तो इसे बुझा भी सकती है, बुझाने में भी सक्षम है। बट होता क्या है कि अगर हम खुली जगह पर अगर नाइट्रोजन का यूज़ करें तो नाइट्रोजन उड़ जाती है और आग नहीं बुझेगी। इसको जो है प्रयोग किया जाता है कभी लैब वैब में हो गया, या बड़ी अंदर मतलब बंद जगहों पर, या जहाँ पर कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह होते हैं, ताकि और चीज़ों से कंप्यूटर पार्ट्स खराब हो जाएंगे, लेकिन इससे नाइट्रोजन गैस से इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम ऐसी जगहों पर नाइट्रोजन से बुझाने का काम करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आता है खुली जगह पर भी और बंद जगह पर भी, दोनों जगह काम कर ले जो, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 साथियों क्या होता है कि जैसे ये जल रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसे मिल रही है, आग को, फ्यूल को, ईंधन को जो है ऑक्सीजन मिल रही है, तो आग धमकती है तेज। ठीक है, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, CO2, तो ये भारी गैस होती है। ये भारी गैस क्या करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल जैसा काम, ये इसको ढक देती है और इसमें बैठ जाती है, बिल्कुल बैठ जाती है, तो इसको ऑक्सीजन मिलती नहीं है। और एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आग जो है डाई हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी ये बहुत ही इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है। तो इसको तो हम कहीं, आपने तारा सुना होगा। ठीक है, ये तारे हमारे जो होते हैं, तारों में कौन सी गैस होती है साथियों, इसमें होती है हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हीलियम चमकती है और हाइड्रोजन जलती है। तो अब लगा लीजिए तारे कितनी तेज गति से, सूरज भी एक तारा है, कितनी हीट जो है प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन के कारण करता है। तो हाइड्रोजन तो बिल मतलब ही नहीं होता। तो राइट ऑप्शन आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, चिप्स के पैकेट होते हैं हमारे, चिप्स के पैकेट, ये फूले रहते हैं ना, और इनके अंदर कौन सी अगर हम खोलेंगे तो एक जगह से आवाज़ आती है, तो हवा भरी होती है इसके अंदर, वो कौन सी गैस भरी होती है कहा जा रहा है। देखो, अगर ऑक्सीजन गैस भरेंगे इसमें, तो जो है वो क्या करेगी, जो इस खाने में मौजूद जो फैट वगैरह होते हैं ना, फैट, उनको या फिर जो ऑयल होता है उनके साथ, ठीक, उनके साथ जो है रिएक्शन करने के बाद क्या कर देगी ये, उसको खराब कर देगी। क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो ऑक्सीजन तो होती ही नहीं साथियों। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक हल्की है, हल्की गैस है, ज्वलनशील भी है, बताया था अभी पिछले उसमें। तो ज्वलनशील भी है हाइड्रोजन, हल्की भी है, हल्की है तो उड़ा ले जाएगी है उसको, आपके चिप्स के पैकेट को ही हवा में उड़ा के ले जाएगी बच्चों के हाथ से। ठीक है, छोड़ते ही। और हीलियम, हीलियम भी हल्की है, ये भी हवा में उड़ा ली जाएगी। ठीक है,
अब रहेगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वेट जो है ये हवा के बराबर लगभग लगभग रहता है। तो नाइट्रोजन, और साथ में ठंडी भी रखती है ये। तो ये और इसको क्या कहते हैं, खराब होने से बचाती भी है। तो हमारा ऑप्शन जो सी, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है? ठीक है, तो किसका होता है साथियों कैंसर के उपचार में? इसमें देखिए, यूरेनियम अगर बात करें तो इसका उपयोग तो मुख्य रूप से क्या होता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, परमाणु हथियारों में होता है। ठीक है, यूरेनियम का। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है कैंसर के उपचार में औषधि का काम करे। कोबाल्ट 60, अब ये रेडियोधर्मी भी है, लेकिन जो है नहीं ये आंसर। कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी तत्व है, बिल्कुल है। ठीक है, और इसका जो मतलब क्या होता है, इससे निकलने वाली जो हाई एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करती है, गामा किरणों कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, गामा किरणें। तो वो कैंसर की कोशिकाएं, जैसे कोई ट्यूमर होता है उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, वही कैंसर होता है। एक ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर के अंदर वायरस जो है इकट्ठा होना शुरू करते हैं और कंटिन्यू जो है अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन से। तो अब होता क्या है कि ये जो है, इससे हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 से इसको हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। क्या देते हैं, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के द्वारा क्या होता है, आ, आ, एक तो कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में तो इकट्ठा कर दिया जाता है वायरसों को, है ना। ये हम बात करते हैं, ये कोबाल्ट 60 से रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, ठीक। अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ये वायरस जो होते हैं इसके अंदर, इनके डीएनए को ही क्या कर देता है, डीएनए को अलग बिगाड़ देता है, इनका डीएनए। तो वायरस बेचारा जो है पगला जाता है, बोलता है वो, मतलब विभाजन नहीं कर पाता है। ठीक है, और अपना रिप्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाता ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो वहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। तो है इस किसका, कैंसर के उपचार में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी आयोडीन, आयोडीन तो होता नहीं है। ठीक है, आयोडीन का उपयोग तो जो है मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, आपका जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जुड़ी जो जितनी भी डिजीज होती हैं उनमें किया जाता है। और सोडियम जो है, सोडियम क्या है, इसका जो है शरीर में जो हमारा ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, उसका उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? देखिए, पहले ये पता लग रहा है कि सुसाइड बैग, सुसाइड माने खुद, खुद, आत्मघाती या आत्महत्या कहते हैं ना, खुद की हत्या। तो आत्मघाती, खुद के लिए घातक, सुसाइड बैग। कुछ तो हम आंसर वैसे ही निकाल सकते हैं शब्दों को तोड़ करके। तो जो आत्मघाती थैली है किसे कहा जाता है? अब पहली बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है साथियों, ये कोशिका के अंदर जो है, कोशिका जो हमारी होती है उसके अंदर, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री का कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये तो क्या करता है, ये कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब आते हैं हम लाइसोसोम का। ठीक है, तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। ठीक, पाचक एंजाइम्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कोशिका, कोई भी कोशिका होती है, चोट लगने पे क्षतिग्रस्त हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तब भी मर जाती है ना, तो मृत हो जाती है। तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं उसके, लाइसोसोम, कोशिका में जो लाइसोसोम रहते हैं वो फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और फटने पर क्या होता है, इनके एंजाइम अपने ही कोशिका को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मघाती। ठीक है, आत्मघाती। और क्योंकि जो है लाइसोसोम एक थैली नुमा होता है आकार उसका, तो जो है थैली कह दिया उसे, हमने आत्मघाती थैली कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऑप्शन सी की, सेंट्रोसोम, तो ये कोशिका की जो है मरम्मत और प्रजनन के लिए जो है जिम्मेदार रहता है। और लवक, लवक जो है, आप जानती हैं कि 3 प्रकार के लवक होते हैं इनमें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित रंग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे रंग का वो होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट होता है CSRO में, PLAST, क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लव, मतलब हिंदी में कह सकते हैं हम, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो वर्ण यानी कि रंग लाता है ये, फूल और
फ्रूट्स में जो है वो रंग लाता है अलग अलग। और एक है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है, ये बेसिकली जो है पेड़ की पौधों की जड़ों में नीचे पाया जाता है, सफ़ेद रंग की होती है ना जड़ें, तो वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो लवक ये काम करता है शायद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण जो होता है साथियों, वो क्या है, एक प्रकार का ऐसा विशिष्ट प्रतिबिंब बनाता है जिसमें जो है एक तो वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी और सीधा होता है। दूसरा वस्तु के बराबर भी बोल दिया है ना, वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो है, ये आपका दर्पण है, इसके पीछे प्रतिबिंब इतनी दूरी पर है, तो ये जो है ये भी दूरी इन दोनों की समान रहती है। इन दोनों की दूरी समान रहती है। ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण बनाता है। तो वह, और एक चीज़ क्या है, वस्तु का जो बायां भाग है छवि में दाएं भाग के रूप में दिखाई देता है। आप देखोगे तो आप समतल दर्पण में आपका जो ये कान होगा, ये कान होगा, कान पर हाथ रखिएगा, आपका ये बाएं कान पकड़ेंगे तो वहाँ जो है दर्पण में दाहिना कान पकड़ेगा वो अपना। तो ये इसकी चीज़ें होती हैं। तो समतल दर्पण का ऑप्शन मिल गया हमें, आभासी और सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर बारीक तारों में बदला जा सकता है। ठीक है, मेटल्स की वो जो एक गुण को क्या कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे, जो क्वालिटी जो होती है, ठीक है, क्वालिटी वो है कि अगर इसे हम खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो बारीक तारों में बदला जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, कहा जा रहा है साथियों? तो आघात वर्धनीयता ना। तो आघात वर्धनीयता क्या हो गया, ये मेलिबिलिटी होती है, मेलिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि धातु को हथौड़ी से कितना भी पीटो, ठीक है, पीट पीट करके इसको बारीक से बारीक पतली चादर बना दिया जाता है, चादर के रूप में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। और तन्यता यानी डक्टिलिटी जो होती है, इसमें क्या होता है कि तार को खींच खींच के और पीट पीट के इसे लंबा बनाया जाता है। ठीक है, एक तार ली, उसका टुकड़ा लंबा, उससे टुकड़ा, उससे जितना होता है। अब जैसे कि हमारे पास गोल्ड होता है ना, जीओएलडी गोल्ड, तो ये गोल्ड जो है, इसकी तन्यता जो है सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा। देख तभी इतना महंगा हो जाता है, इतना हल्का सा सोने का तार इतना लंबा हो जाता है ना। तो उसी को डक्टिलिटी कहते हैं हम। तो ये है। और बाकी कठोरता तो आई, तो कठोरता तो आपको हार्डनेस किसी पदार्थ की जो है था, दबाव उसमें कितना है, वो कितना कठोर है, तो उससे पता लगता है। शांतता एक बल होता है। शांतता क्या होता है, एक बल होता है साथियों। ठीक है, विस्कोसिटी कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो बल क्या होता है, पदार्थ का अपना ही, किसी द्रव का अपना ही अंदर का बल होता है ये शांतता बल, जो उसको मतलब बहने पर जो है प्रतिरोध करता है। उसके बहने पर उसके अंदर का जो बल होता है प्रतिरोध करता है, उसका गाढ़ापन कह सकते हैं हम, जितना गाढ़ापन होता है वो गुण, उसको शांतता कहते हैं हम। तो हमारा तो था क्या, जिससे उन्हें खींच कर बारीक तारों में तन्यता डिक्टिलिटी कहते हैं उसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है ना? तो निषेचन कहलाता है? बिल्कुल नहीं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, तो ये चीज़ तो अलग होगी। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब जो है आपके नर और मादा युग्मक, ठीक है, गैमेट्स जो होते हैं, उनके संलयन की प्रक्रिया को हम कह देते हैं क्या, निषेचन। और परागण यानी कि पॉलिनेशन जो होता है, तो पॉलिनेशन क्या होता है साथियों, है पॉलिनेशन, पौधे के जो नर भाग होता है, और जिसे हम एंथर कहते हैं ना, देखा होगा आपने, ऐसे करके एंथर होते हैं बने हुए। तो वो एंथर, उनसे मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र जो होता है, ऐसे करके आपने ये भी देखा होगा, इस तरीके से वर्तिकाग्र। ठीक है, तो स्टिग्मा कहते हैं उसे। तो उससे परागकणों के पहुंचने की क्रिया को हम क्या कह देते हैं, परागण या पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है साथियों। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पॉलिनेशन होता है। बाकी अंकुरण कहते हैं, तो अंकुरण क्या होता है, अंकुरण आप जानते हैं कि बीज से पौधे, बीज, किसी बीज से जो है पौधे का निकलना अंकुरण कहलाता है। और विखंडन तो पता ही है, पीछे नहीं, ये मतलब एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उसकी एक विधि है। तो हमारा उत्तर यहाँ बी है साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 31वां एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया साथ ही इसमें एक, मैंने, चलिए और अच्छा है, कोई बात नहीं।
जो हीरा है या डायमंड जो और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं, तो एलोट्रोप्स किसके हैं ये, एलोट्रोप्स किसके हैं साथी, कार्बन के हैं, सीधी बात है। ठीक है, कार्बन के हैं। सिलिकॉन के नहीं थे, सल्फर के नहीं थे, नाइट्रोजन के नहीं थे, इसके होते हैं किसके, कार्बन के। हीरा डायमंड इज द स्ट्रोंगेस्ट या मोस्ट हार्डेस्ट क्या कहेंगे थिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे मजबूत चीज़ क्या है, डायमंड है। ठीक है, और किसका प्रूफ है, कार्बन का है प्रूफ, कार्बन का। और इसके अलावा जो है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल की नोकों में होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है साथियों। ठीक है, परत परत होती है उसमें, अंदर अगर देखोगे तो परतों में टूटा होता है, वो वही ग्रेफाइट है। ठीक है, ये भी जो कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। चलते हैं आगे। बस आज के वीडियो में इतना ही साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। यदि आप लोगों को कोई सुझाव हो, कुछ आपको और इसमें सही करना हो, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, तो प्लीज़ बताइए अपने कमेंट्स में साथियों, मैं मुझे इंतज़ार रहेगा। और जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू, बाय बाय।